अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच अदर एटम इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन अलंग विथ कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक मेजर एटम तो कार्बन होता है, इसके अलावा उसके साथ कौन सा एटम होता है जो प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है? क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो हेलोजन है? तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजरली तो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके साथ उसके कोई और एलिमेंट हो सकता है लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, लेकिन मेजर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। उसके बाद है विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन में और कौन सा मेटल यूज़ किया जा सकता है? तो एलुमिनियम, मैग्नीशियम, निकल या कोबाल्ट। तो निकल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा है इफ़ नेफ्था अंडरगोज अ कंबस्शन रिएक्शन, अगर नेफ्था को जलाया जाए तो व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम? तो कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? क्या वो अल्केन्स आएंगे, क्या वो अल्कीन्स आएंगे, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगी, या अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों आएंगे? तो हमने पढ़ा था कि जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग करते हैं, यानी उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनती है नेफ्था। नेफ्था को फिर मज़ीद तोड़ा जाता है, तो जब हम नेफ्था की ब्रेक डाउन होती है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो C5 से C10 तक, यानी कार्बन 5 से कार्बन 10 तक अल्केन्स और अल्कीन्स आते हैं, उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, डिफरेंट मिक्सचर आता है। तो यहाँ पे अल्केन्स भी होते हैं उसके अंदर और अल्कीन्स भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है? डी है। ठीक है, आगे है वाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्यों एक्ट करता है? बिकॉज जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन जिंक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब आपको पता है रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट होती है। वो हाइड्रोजन फिर क्या है, मज़ीद फिर रिडक्शन का काम करती है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है विच अल्केन्स विल इवॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट। कौन सा अल्केन ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा? तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। विच रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन से रिएक्शन नहीं देते? अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ऐसे ही अल्केन्स तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स में कोई एटम रिप्लेस होता है, उसके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने हेलोजिनेशन में पढ़ा था। अल्केन्स में मिथेन था, उसका एक हाइड्रोजन एक हेलोजन रिप्लेस करता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन हेलोजन रिप्लेस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कंबस्टन अल्केन कंबस्टन रिएक्शन भी देते हैं, जलते हैं। क्रैकिंग भी होती है अल्केन्स की, अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच हाइड्रोकार्बन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइन। जो कोयले की कानें होती हैं वहाँ पे कौन सा हाइड्रोकार्बन्स है जो क्या एक्सप्लोजन या किसी चीज़ के फटने की या कोई ब्लास्ट की वजह बनते हैं? तो ब्यूटेन है, पेंटेन है, मिथेन है, या फिर इथेन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिथेन, ऑप्शन सी। ठीक हो गया। आगे है व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन एथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ZnHCl। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, CH3 CH2 Br की जगह हाइड्रोजन आ जाएगी। तो जब Br की जगह हाइड्रोजन आएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गई यानी ये CH3 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CH3 CH3, यानी ये बन गया इथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। यानी इनमें से कौन सा हेलोजिनेशन नहीं है? सबसे पहला है क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करना, या क्लोरीनेशन एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन, आयोडीनेशन एडिशन ऑफ आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो हेलोजन है, ये तीनों हेलोजिनेशन में आते हैं। क्रैकिंग जो है वो इनमें से हेलोजिनेशन में नहीं फॉल करता है। आगे है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न प्रोपेन। प्रोपेन को जलाने के लिए कितना मोल्स ऑक्सीजन चाहिए होगा? तो ये मैंने रिएक्शन साथ में लिख दिया, CH3H8 है प्रोपेन, उसके हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। तो यहाँ पे हमें जब मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था, तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो थे वो रिक्वायर्ड थे कंप्लीट क्या है प्रोपेन को बर्न करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है? बी है।
आगे एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तो चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस लिखना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरफ लिख दिए हैं, एक तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजरली क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरली कार्बन बेस्ड यानी कार्बन से बने हुए एंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली लैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते एंड आर नॉट ड्राइव फ्रॉम लिविंग मैटर, और ये मेजरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिए जाते, ये इनऑर्गेनिक मैटर से लिए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ड्यू टू कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन कार्बन एटम की एबिलिटी कि एक दूसरे एटम के साथ एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाता है, ये एबिलिटी कहलाती है कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर एटम तो कार्बन होता है, तो कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। आगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये आइसोमेरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट यानी 4 बॉन्ड बनाता है, ये सेंटर में आता है ना, ये कभी कभी क्या है, टेट्रावेलेंसी की वजह से भी इसकी इतने ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग है, आपने देखा होगा कार्बन कार्बन में कभी सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, कभी डबल पाया जा रहा है, कभी ट्रिपल पाया जा रहा है। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज अंडर कंट्रोल कंडीशन। जब नेचुरल गैस की ऑक्सीडेशन करवाई जाए कंट्रोल कंडीशन में, अगर हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तब तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, लेकिन अगर अल्केन्स को, नेचुरल गैस को हम क्या है उसको बर्न करवाएं लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज होता है, तब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज अंडर कंट्रोल कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, तब हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन। नेफ्था को लोअर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कैसे डिकम्पोज किया जाता है? तो एक प्रोसेस है क्रैकिंग का जिसके ज़रिए नेफ्था को डिकम्पोज किया जाता है। नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। और अगर आपने ये क्रैकिंग वाला या नेफ्था वाला नहीं पढ़ा तो आप पीछे लेक्चर से जाके देख लें, बट डिटेल से मैंने बताया है कि नेफ्था को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है यानी इसको हीट अप किया जाता है तो C1 से C5 तक अल्केन्स और अल्कीन्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से क्रैकिंग के ज़रिए हम नेफ्था को डिकम्पोज करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन था, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले लिखना है। आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है C4H10, ठीक हो गया, यानी 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम बात करते हैं, आइसो का मतलब है इसके साइड पे एक चेन प्रेजेंट होगी। तो 3 कार्बन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, 1 2 3, और एक साइड पे था तो वो मैंने साइड पे लगा दिया। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए सबके साथ हाइड्रोजन लगानी है। अगर मैं देखती तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए। अगर इस कार्बन को मैं देखूँ, एक तरफ इस कार्बन के साथ और एक तरफ इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और ये थर्ड वन मैंने इसका कंडेंस, यानी पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है? पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये बन गया CH3। दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन एटम है, ये बन गया CH। तीसरे कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है? 3, तो CH3। और यहाँ पे अगर देखें साइड चेन जो है CH3। तो ये आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल क्यों होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं। एज दे आर फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलके बनी है।
प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। फूड के ज़रिए हम जो भी खाना खा रहे हैं हम हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। यूज्ड इन क्लॉथिंग, कपड़ों में जो फाइबर इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए यूज़फुल है। आगे है राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। सबसे पहले है ग्लूकोज, बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रुक्टोज, ये सिंपल शुगर है, ये भी फ्रूट्स में पाया जाता है। मीथेन हमें पता है नेचुरल गैस में प्रेजेंट है। एथेनॉल, ये भी फ्रूट्स में, बेवरेज यानी अल्कोहल वगैरह जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं फ्रूट से ही बनाई जाती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और सुक्रोज, टेबल शुगर, ये 5 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं। आगे है राइट गिव द आयोपिक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, आपने उसको नेम करना है। आपने जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना हो ना, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को नेम करना होता है। जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं यहाँ से बात करती 1 2 3, ये लॉन्ग चेन नहीं है। हाँ, इस तरह से करती 1 2 3 4, ये भी लॉन्गेस्ट बननी थी। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट चेन को नेम दिया। ये कार्बन नंबर 1, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन वाली चेन है यानी लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद मैंने बता देना है 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटा कहते हैं, यानी ये ब्यूटेन है। उसके बाद हमने देखना है कि साइड चेन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये CH3 है, ये क्या है, मिथाइल है। अब मिथाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे। मैं इसको नेम दूंगी कि सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और ये लॉन्गेस्ट चेन क्या थी, पेरेंट चेन का नाम क्या था, ब्यूटेन। इस तरह से हमने इसको नेम दे लिया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू हायर। जब हम लोअर से हायर की तरफ जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे चेंज होते हैं। तो हमें पता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैसेज ज़्यादा होते जाते हैं अल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो आंसर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लोअर अल्केन्स टू हायर अल्केन्स। जब हम लोअर से हायर में जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।